हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक संयोग के नियम। तो आज चौथा नियम होने वाला है। चौथा और पांचवा नियम आज पढ़ेंगे। इस जो तीन नियम है वो पहले हम करा चुके हैं, ठीक है, देख लेना प्लेलिस्ट में जाकर के। तो चौथा नियम है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, अथवा हम इसको कह सकते हैं लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। हिंदी में कहें तो तुल्य अनुपात का नियम या व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये नियम दिया किसने है? इस नियम का प्रतिपादन रिक्टर ने, दो कहीं रिचर भी पढ़ते हैं, कुछ लोग रिक्टर भी पढ़ते हैं, ठीक है। रिचर ने या रिक्टर ने किया था इस नियम का प्रतिपादन। ये नियम कहता क्या है, इसको समझने के लिए डायग्राम समझना पड़ेगा। देखेंगे ध्यान से ज़रा। देखो बच्चों, जैसे कि मान लीजिए ये एलिमेंट्स हैं ए एंड बी एंड सी, ये तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ए और बी आपस में जब भी क्रिया करते हैं, ए और बी जब क्रिया करते हैं, तब मान लीजिए जो हमारा मॉलिक्यूल बन के आता है वो आता है AB2। क्या बन के आता है बेटा? AB2। समझ में आ रहा है? ए और बी जब क्रिया करते हैं तो क्या बन के आता है? AB2 आता है। जब ये डायग्राम समझोगे तभी ये रूल समझ पाओगे, ठीक है। जब ए और बी क्रिया करते हैं तब ये जो बी की है, ये ए की जो मात्रा है ये बी से क्रिया करती है, तब बन के आता है AB2। अगर यही ए की मात्रा सी के साथ क्रिया करता है तो मान लीजिए बनता है AC3। क्या बनता है बेटा? AC3। यहाँ ए दोनों में कॉमन है, ए निश्चित मात्रा है, एक निश्चित मात्रा है, ठीक है। लेकिन अब बी और सी अगर आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है, मतलब बी और ए जब क्रिया कर रहे थे कि निश्चित मात्रा के साथ तो AB2 बन रहा था, ये क्रिया कर रहे थे तो AC3 बन रहा था। लेकिन बी और सी अगर आपस में क्रिया करते हैं तब जिस अनुपात में ये, जैसे इसके दो अणु ए से कंबाइन किए थे, इसके तीन अणु ए से कंबाइन किए थे, जिस अनुपात में ये ए के साथ कंबाइन किए हैं उसी अनुपात में ये आपस में क्रिया करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? B2C3। बिल्कुल क्लियर हो गया बेटा? B2C3 समझ में आया? B2C3 समझ में आया? कैसे आया? ये चीज़ निश्चित है, ये कांस्टेंट रहेगी। बाकी ये चीज़ देखो, दो अणु इस ए से कंबाइन किए हैं, सी के तीन अणु ए से कंबाइन किए हैं, तो ये चीज़ तो निश्चित है। जो चीज़ निश्चित होती है उसको ऐसे रहने देते हैं, बाकी ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं ऐसे करके, ठीक है। समझ में आया? चलो कुछ एग्जाम्पल और भी देख लो। कुछ एग्जाम्पल देखो बेटा, देखो जैसे कि मान लीजिए ये है सल्फर, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जाम्पल और लेता हूँ इसके। ये सल्फर है और ये मान लीजिए हाइड्रोजन है। सल्फर है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ठीक है। सल्फर और हाइड्रोजन जब क्रिया करते हैं तब बनता है, मान लीजिए H2S बनता है बेटा, क्रिया करते हैं तब ये बनता है, ठीक है। और यहाँ पे जब ये क्रिया करते हैं तो बनता है SO2। समझ में आ रहा है इतना? अब जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब क्रिया करेंगे तब ये रूल कहता है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रिया करेंगे तब कैसे क्रिया करेंगे? तब जिस, इसने देखो निश्चित किसी तीसरे तत्व से जिस अनुपात में हाइड्रोजन ऑक्सीजन की क्रिया करिए उसी अनुपात में आपस में करेंगे। कैसे अनुपात से करिए? देखो बेटा, ये तो निश्चित है, ये चीज़ निश्चित है दोनों में, ये चीज़ निश्चित है, लेकिन किस अनुपात में की है? इसमें H2 से और यहाँ पर O2, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर? H2O2। समझ में आया कैसे रिएक्शन करते हैं ये? तीसरा देखो, एक एग्जाम्पल और देखो बेटा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ है C, यहाँ पे H है, यहाँ O है, ठीक है। अगर ये आपस में क्रिया करते हैं तो मान लीजिए बन जाता है CH4। क्या बनेगा? CH4। ये आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है CO2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो कार्बन है ये दोनों में निश्चित है, इसमें भी कार्बन है और इसमें भी कार्बन है। ये तो निश्चित है, निश्चित वाले को तो छोड़ दो, बाकी ये चीज़ वेरिएबल है। देखो बेटा, यहाँ H4 है और यहाँ पर O2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के 4 मॉलिक्यूल हैं, 4 परमाणु हैं, यहाँ ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। तो जिस अनुपात में या इसके साथ निश्चित मात्रा के साथ कॉम्बिनेशन कर रहा है उसमें उस निश्चित अनुपात में खुद भी क्रिया कर जाते हैं, तो यहाँ बन जाता है H4 और O2, H4O2। या इसको हम और सिंप्लीफाई करें तो इसको हम कह सकते हैं H2O, वाटर मॉलिक्यूल बन गया। समझ में आ रहा है ये रूल का मतलब क्या है? ये रूल ये कहता है कोई भी ये दो एलिमेंट्स, कोई भी दो तत्व आपस में उसी अनुपात में क्रिया करते हैं जिस अनुपात में ये तत्व किसी तीसरे तत्व की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करते हैं, ठीक है। तो फिर समझो बेटा, देखो बेटा ध्यान समझेंगे, इसको देख के समझो बेटा। देखो, कोई भी दो एलिमेंट्स B एंड C, कोई भी दो एलिमेंट्स B और C उसी अनुपात में संयोजन करते हैं जिस अनुपात में ये
तीसरे के साथ संयोजन करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, लिखेंगे बेटा इस नियम के अकॉर्डिंग, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कोई भी, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब कोई दो तत्व, ठीक है, इस नियम के अनुसार दो तत्व, मैं मानी ब्रैकेट में लिखता हूं बी एंड सी, ठीक है, इस नियम के अनुसार दो तत्व बी एंड सी उसी अनुपात में संयोजन करते हैं, उसी अनुपात में संयोजन करते हैं, उसी अनुपात में संयोजन करते हैं, जिस अनुपात में ये तीसरे तत्व ए के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, जिस अनुपात में तत्व ए की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, जिस अनुपात में ये तत्व ए की निश्चित मात्रा के साथ क्रिया करते हैं। ठीक है, ए की निश्चित मात्रा के साथ संयोजन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गया हो ये रूल। ठीक है, तो ये फटाफट छाप लो बेटा, तो समझ में आ गया हो तो। अब नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। 5 में है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, अर्थात गैसीय आयतन का नियम या गैलुसाक का नियम। लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम। ठीक है, ये दिया किसने है बेटा? ये दिया है गैलुसैक, ये गैलुसैक ने दिया है। ठीक है, इसे हम कहते हैं हिंदी में गैसीय आयतन का नियम। क्या कहते हैं इसको? गैसीय आयतन का नियम। ठीक है, और दिया कब था ये बेटा? ये दिया था, ये जो रूल दिया था 1808 में दिया था। ठीक है, तो लिखना चाहो तो लिख लेना, इस नियम का प्रतिपादन गैलुसाक ने 1808 में किया था। ठीक है, और ये जो नियम है ये केवल गैसों पर लागू होता है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं, इस नियम का प्रतिपादन गैलुसैक 1808 ने किया था। ठीक है, दूसरी बात, ये नियम ओनली, ठीक है, यह नियम केवल गैसों पर लागू होता है। यह नियम ओनली गैसों पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम क्या है बेटा? सिर्फ गैसों पर ही लागू होता है। इस रूल में बताया क्या गया है, और ये जो नियम है ना, ये नियम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकली अवलोकनों पर आधारित है। ठीक है, यह नियम प्रायोगिक अवलोकनों पर आधारित है। आखिर बात यह है बेटा, इस नियम में बताया क्या गया है, इस पर चर्चा करते हैं हम लोग पहले। ठीक है, तो इस नियम में ये बताया गया है कि जैसे कि N2 और, पहले एग्जाम्पल देख लो, सब लोग तो क्लियर होगा। N2 और H2 ये क्या है? गैस है, और ये भी गैस है। जब आपस में कंबाइन करते हैं तब क्या बनता है? NH3। ठीक है, और ये भी गैस है। तो यहाँ देखेंगे N के कितने मोल है? यहाँ पर
N के यहाँ पे 1 मोल है, या कितने आयतन है यहाँ बेटा 1 है, तो यहाँ पे 1 वॉल्यूम है, 1 आयतन है, यहाँ पे 3 वॉल्यूम है और यहाँ पे 2 वॉल्यूम है। समझ में आ रहा है? यहाँ कितना है, 1 वॉल्यूम है, यहाँ 3 वॉल्यूम है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पर 2 वॉल्यूम है। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यहाँ पर ये समझाया गया है कोई भी दो गैसें जब आपस में संयोजन करती हैं, कोई भी दो गैसें जब आपस में संयोजन करती हैं तो ये एक आयतन के निश्चित अनुपात में करती हैं। तो यहाँ आयतन का अनुपात क्या है बेटा, 1:3। ठीक है, यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या है, 1:3। ठीक है, देखो अब तक हम पढ़ रहे थे द्रव्यमान का अनुपात, यहाँ आयतन का अनुपात है, बस इतना सा अंतर है। ठीक है, यहाँ पे जैसे निश्चित अनुपात का नियम पढ़ा है आप लोगों ने, निश्चित अनुपात के नियम में कहा गया है दो तत्व जब भी क्रिया करते हैं तो द्रव्यमान की एक निश्चित अनुपात में क्रिया करते हैं। यहाँ पे तत्व बोल कर यहाँ गैस बोलना है और द्रव्यमान यहाँ आयतन बोलना है। तो हम कहेंगे जब दो गैसें आपस में क्रिया करके एक उत्पाद का निर्माण करती हैं तब ये गैसें आपस में एक निश्चित आयतन में क्रिया करती हैं। ठीक है, चलो एक आधा एग्जाम्पल और देख लो इस बात के लिए बेटा, समझने के लिए। देखो यहाँ पर देखेंगे हम, यहाँ पे जब H2 ये भी गैस है बेटा और Cl2 ये भी गैस है। ठीक है, H2 और Cl2 ये गैस है, दोनों आपस में क्रिया करती है तो बनता है 2HCl, ये भी गैस बनती है। ठीक है, यहाँ पर देखें एक वॉल्यूम है यहाँ पर, ठीक है, एक आयतन है, और यहाँ पे भी एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब एक आयतन है, और यहाँ पर क्या है बेटा 2 वॉल्यूम है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो यहाँ ये बताया गया है, बेटा क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो है बेटा N2 एंड H2 एक आयतन के निश्चित अनुपात में संयोजन करती हैं या क्रिया करते हैं, संयोजन करते हैं। ठीक है, इसमें कहा गया है जब दो गैसें आपस में कंबाइन होकर के एक नई गैस का फॉर्मेशन करते हैं तब जो गैसें मिली हैं वो आयतन के एक निश्चित अनुपात में मिलेंगे। आप सोचो यहाँ आयतन चेंज कर दें, यहाँ एक वॉल्यूम मतलब यहाँ पे देखो बेटा क्या है 1 लीटर, जरा समझ लो बेटा, देखो यहाँ पर 1 लीटर N2 ली जाएगी तो यहाँ पे 3 लीटर क्या ली जाएगा, हाइड्रोजन गैस ली जाएगी, तभी यहाँ पर 2 लीटर NH3 यहाँ पे बनके तैयार होगी। ठीक है, समझ में आया बेटा यहाँ पर? क्लियर? तो यहाँ पे आयतन देख रहे हैं ना कि हम द्रव्यमान देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पे समीकरण हमारी बिल्कुल संतुलित है, यहाँ पे N2 है तो यहाँ पे 2N है, यहाँ पे H6 है तो यहाँ पे भी H6 है। यहाँ पर एक आयतन और एक आयतन मतलब 1 लीटर, यहाँ पर 1 लीटर, ठीक है, और यहाँ पे भी 1 लीटर ये मिलती हैं तो यहाँ पे 2 लीटर, यहाँ पर निश्चित 2 लीटर यहाँ पर NH3 का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रही बात? तो ये निश्चित अनुपात का नियम कहलाता है। ठीक है, तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है बेटा? इस नियम के अकॉर्डिंग कहा गया है जब गैसीय अभिकारक आपस में क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं तो ऐसा वे अपने निश्चित आयतन अपने आयतन की निश्चित आयतन के अनुपात में क्रिया करते हैं। ठीक है, मतलब जब भी, मतलब बात यह है इस नियम के अकॉर्डिंग, देखो बेटा इस नियम के अनुसार ये कहा गया है जब भी दो गैसें आपस में क्रिया करके एक नई गैस का फॉर्मेशन करते हैं तब ये गैसें एक निश्चित आयतन के अनुपात में क्रिया करती हैं। ठीक है, जब दो गैसें आपस में क्रिया करके एक नई गैस बनाती हैं, ठीक है, एक नई गैस, जब भी दो गैसें आपस में क्रिया करती हैं तब ये
ऐसा तब ये ऐसा आयतन के एक निश्चित अनुपात में करती हैं, आयतन के एक निश्चित अनुपात में करती हैं, अनुपात में करती हैं। ठीक है, इसको छाप लो बेटा। और ये एग्जाम्पल आपके 2 रहे। समझ में आया आप लोगों की बिल्कुल अच्छे से? ठीक है, चलो एक आध ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लो बेटा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में कैसे आते हैं इसको नोट करो फटाफट। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। चलो 2-4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि हम इतने मेहनत से पढ़े हैं तो आखिर इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं पेपर में। देखो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 है बेटा, इनमें से कौन सा युग्म गुणित अनुपात का नियम का व्याख्या करता है। ठीक है, फर्स्ट हिंदी तुम लिख लेना, इसका क्वेश्चन तुम लिख लेना, मैं खाली ऑब्जेक्टिव कर रहा हूँ। इनमें से कौन सा युग्म गुणित अनुपात की व्याख्या करता है, लिख लो। इनमें से कौन सा युग्म गुणित अनुपात की व्याख्या करता है, इनमें से कौन सा युग्म गुणित अनुपात की व्याख्या करता है। ठीक है, इनमें से कौन सा युग्म गुणित अनुपात की व्याख्या करता है बेटा। और चौथा है वो है सभी। बताओ इनमें से कौन सा ऐसा है जो गुणित अनुपात की व्याख्या करता है। क्या सभी करते हैं? MgO का होल ट्वाइस NaCl होता, सभी करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। बताओ यहाँ कौन सा गुण, यहाँ पे गुणित अनुपात सिर्फ एक में लागू हो रहा है। देखो ये निश्चित मात्रा है, ये निश्चित मात्रा है, ये दूसरे पदार्थ की मात्रा है लेकिन ये गुणित में है, गुणा में है। देखो यहाँ O है, यहाँ O2 है, लेकिन ये निश्चित मात्रा है। गुणित अनुपात का नियम क्या कहता है? गुणित अनुपात का नियम कहता है जब भी दो तत्व आपस में क्रिया करते हैं तब एक तत्व की निश्चित मात्रा दूसरे तत्व की जिस निश्चित मात्रा से क्रिया करती है वो दूसरे तत्व की जो मात्रा होती है वो एक गुणित के रूप में होती है, एक गुणित अनुपात में होती है। तो यहाँ पे ये वाला सही हो जाएगा। समझ में आया बेटा? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन तुम लिख लेना, मैं ऑब्जेक्टिव लिख दूंगा। ठीक है, निम्न में से कौन युग्म गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। ठीक है, निम्न में से कौन है जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। मतलब सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है, ऑब्जेक्टिव चेंज है सिर्फ। पहला ऑब्जेक्टिव है बेटा H2O and Na2O। ठीक है, दूसरा है Na2O एंड VAO। ठीक है, तीसरा है MgO एंड Mg2O। चौथा है बेटा SnCl2 एंड SnCl4। इन्हें से बताना है कौन सा ऐसा है जो गुणित अनुपात के नियम का पालन करता है। तो देखो यहाँ पे लग रहा है गुणित अनुपात का मतलब क्या, यहाँ पे एक निश्चित मात्रा है, एक निश्चित मात्रा है, लेकिन ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये भी तो नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये निश्चित है, ये निश्चित है, ये अलग अलग एलिमेंट्स है, तो ये नहीं है। यहाँ पर ये निश्चित है, ये निश्चित है, लेकिन यहाँ पे ये मल्टीपल में है। ठीक है, यहाँ पे ये मल्टीपल में है, लेकिन यहाँ पर ये लागू नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पर बेटा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निश्चित नियम गुणित अनुपात नियम लागू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे देखो बेटा ये निश्चित है, ये निश्चित है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl4 है, तो यहाँ पे आपका ये रूल फॉलो हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों के? ठीक है, अच्छा जी, अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन एक और है। तीसरा क्वेश्चन है बेटा, रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात अभिकारकों तथा उत्पादों का कुल भार कैसा रहता है, बताओ। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के पश्चात जब रासायनिक अभिक्रिया हो जाती है उसके पश्चात अभिकारकों का भार कैसा रहता है? बढ़ता है, घटता है, अपरिवर्तित रहता है, घटता है, फिर बढ़ता है। तो इसका उत्तर होगा बेटा अपरिवर्तित रहता है। क्यों? द्रव्यमान संरक्षण के नियम से। ठीक है, चलो ये आपका क्लियर हो गया बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में हम एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगी कर दिए लाइक, शेयर करिए, सब्सक्राइब बेटा, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।